नमस्कार जैन जी, स्वागत है आपका। जयंत जी का सब करतल ध्वनि से स्वागत करें। आइए। और सबसे पहली किताब चौधरी साहब की थी, उत्तर प्रदेश का जो जमींदारी अबॉलिशन है। और एक समाजवादी होने के नाते मैं महसूस करता हूं कि सबसे इफेक्टिव जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो उत्तर प्रदेश में हुए। ऐसे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और कहीं नहीं हो पाए। एक मेरे घर पे एक फोटो लगा हुआ है, उसको कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा चूंकि समय भी हो चुका है, जिसमें पहले हमारे प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं गोविंद वल्लभ पंत जी। ये 1950 का नैनीताल का है। और उसमें चौधरी साहब, लाल बहादुर शास्त्री जी और सीबी गुप्ता जी, तीन उनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं। ये चौधरी चरण सिंह जी की 1950 में हायर की थी, लेकिन अपनी स्पष्टवादिता की वजह से, अपनी साफ गोई की वजह से, जिसका थोड़ा बहुत बुरा असर मेरे पे भी है अभी तक भी, उसकी वजह से लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बन गए। उन्हीं के साथ जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, सीबी गुप्ता दो बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। और चौधरी चरण सिंह को अपनी स्पष्टवादिता की वजह से पशुपालन मंत्री बना दिया। ये हायर की चौधरी साहब की थी। उसके बाद इतिहास है जिस तरह से उन्होंने विपक्षी एकता की, देश के प्रधानमंत्री बने और हमारी आने वाली कितनी सारी नस्लों के लिए वो बहुत सारी चीजें छोड़ करके गए, जिसमें स्वाभिमान से जीना, अपने अधिकार के लिए लड़ना झगड़ना और उसे प्राप्त करना आदि आदि। भाई जयंत चौधरी जी आए हैं, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और चौधरी अजीत सिंह जी के बाद और हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश जी के बाद जो बागडोर है वो जयंत चौधरी जी के और हमारे भाई रंजीत सिंह जी के हाथ में है। जैसे चौधरी चरण सिंह जी के और चौधरी देवीलाल जी के पारिवारिक भी, वैचारिक भी और पार्टी के रिश्ते थे, अब किसानों की जो आंखों के आंसू हैं वो अगर कम होने हैं तो ये जोड़ी आने वाले समय में साथ रह करके इकट्ठा काम करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जयंत चौधरी जी मंच पर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं एनबीटी के एडिटोरियल टीम के मिस्टर डे और अपर्णा जी दोनों से निवेदन है कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। मुझे आपने शॉल नहीं दी। अभी अभी करें, अभी करें, इसके बाद करें। नहीं इसका नहीं करना। इसके बाद पुस्तक का विमोचन होगा जिसका हम इंतजार कर रहे थे। हम सबके प्रिय युवा नेता श्री अमरीश त्यागी जी से निवेदन है कि वो जयंत जी का स्वागत करें आगे।
ये कैसे हो सकता है कि किसानों की बात हो, खेती की बात हो? सुरेंद्र त्यागी जी के लिए निवेदन है कि कृपया मंच पे आएं। मैं कह रहा था कि कैसे संभव है कि किसान, खेती, गांव की बात हो और चौधरी साहब का जिक्र ना आए। जब मैं चौधरी साहब कह रहा हूं तो मेरी पीढ़ी के लोग चौधरी चरण सिंह उसका मतलब समझते हैं। ये एक आपको एक वैसे ही मैं बता रहा हूं कि ये 1970 की बात है, आज से 55 साल पहले, जब 3 युवक जो 20-22 साल के थे, वो उनको चौधरी साहब प्रतिदिन अपने घर पर सुबह बुलाया करते थे। और आपको जान के शायद ये हैरानी नहीं होगी कि उनमें से 2 लोग, त्यागी जी और मैं, यहां मौजूद हैं। और प्रतिदिन चौधरी साहब हम लोगों से कृषि के बारे में, खेती के बारे में, क्या नीति होनी चाहिए, क्या हालत है, उस पर प्रतिदिन पौन घंटा 1 घंटा बात करते थे। हमारी जो एक किस्म से राजनीतिक समझ बनी और अर्थशास्त्रीय समझ बनी, उसमें चौधरी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और फिर ये बात तो कहने की है नहीं कि चौधरी साहब ने हम जैसे कितने ही युवकों को राजनीति में स्थापित किया। हमने कभी दिमाग हमारा कभी गया ही नहीं था उस तरफ कि हम कभी चुनाव लड़ेंगे या कभी विधायक बनेंगे या मंत्री बनेंगे। हुक्म देके कि अब बहुत हो गया तुम्हारा यूनिवर्सिटी की नेतागिरी, अब तुम जाओ और जाकर के चुनाव लड़ो। और उन्होंने टिकट भी दिया, पैसे भी दिए, जितने उस जमाने में 2-3 हजार बहुत होते थे, आज की तरह 4-10 करोड़ नहीं चाहिए होते। उतना पैसा देके हम लोगों को हौसला बढ़ाया और राजनीति में लगातार साथ रखा। वो एक अलग युग था जब नेता अपने कार्यकर्ता को परिवार का सदस्य मान करके साथ रखता था और समझाता था, जरूरत पड़ने पर डांटता था। ऐसे चौधरी साहब को ये किताब समर्पित की है। मैं त्यागी जी का इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि चौधरी साहब के विचार की आत्मा और ज्वाला वो जलती रहनी चाहिए हमेशा। और जब तक भारत में किसान जिंदा हैं, उनका नाम कोई ओझल नहीं कर सकता कभी भी। और इसीलिए आज विशेष प्रसन्नता की बात है कि उनके पोते, हम तो उनको उनके पोते की तरह इसलिए देख रहे हैं कि राजनीति में श्री जयंत चौधरी का उत्कर्ष, उठान अभी हमें देखना बाकी है। वो होने वाला है, वो होना चाहिए। तो ये किताब केसी त्यागी जी की आवाज में ही आपको सुनाई जा सकती है। तो जिसको पढ़ने की भी रुचि नहीं है, उसे फोन, मोबाइल डिवाइस देखने की भी जरूरत नहीं है, वो भी अब किताबों के साथ बेहतर रूप से एंगेज कर सकते हैं यूजिंग एआई। तो कभी कभी टेक्नोलॉजीज आती हैं, वो बदल देती हैं सारी चीजें। कैसे हम अपने इतिहास से, अपने संस्कार से, अपने लिटरेचर से कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है इस किताब के बारे में। मैं कहूंगा कि किताब की शुरुआत ही चौधरी चरण सिंह जी से हो रही है। जो पहला नाम इस किताब पे अंकित है वो चौधरी चरण सिंह जी का है, उन्हीं को आपने समर्पित किया। और आज ये किताब का विमोचन है। दिस इज अ बॉडी ऑफ वर्क, बॉडी ऑफ लिटरेचर ऑथर्ड बाय केसी त्यागी जी। Different points of time, articles written in different circumstances, different emotions running through him that he penned. He sat down, he did some research, collated material, and then he wrote it down. But this is not the complete body of work of K.C. Tyagi ji. This is एक छोटा सा अंश है। मैं इसकी खुशी में तो आया हूं, लेकिन मैं केसी त्यागी जी को भी मनाने आया हूं। यह भी सच है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बेबाकी, आपकी कलम, कभी कभी राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग ज्यादा सोच समझ के बोलते हैं,
मुझे लगता है कि आपका जो कनेक्शन फ्रॉम हार्ट टू माउथ वो बहुत छोटा कनेक्शन है, उसमें ज़्यादा फिल्टर नहीं लग रहे हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो पानी का और मिट्टी का असर है और चौधरी चरण सिंह जी के नजदीकी और ईमानदारी का प्रमाण है। ऐसा नहीं, सोच समझ के बोलते होंगे, लेकिन जब कोई सुनता है किसी त्यागी जी को, ऐसा लगता है कि बात तो सही कह रहे हैं, दिल की बात है, तो इसलिए कोई माइंड भी नहीं करता, व्यंग में भी कह देते हैं। इनका ह्यूमर भी बहुत प्रसिद्ध है। हम नाना जी कहते थे स्वरूप सिंह जी को, डीयू के वो वीसी रहे, अलग अलग पद पे रहे, राज्यपाल के पद पे रहे, चौधरी साहब और उनका बहुत घनिष्ठ रिश्ता होता था। तो त्यागी जी ने उनको देखा है खूब। मेरे फूफा जी जेपी सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी भी, जब ये बैठकें होती थी तो जोर जोर के ठहाके लगाना वो सबकी मजबूरी होती थी, लेकिन बहुत सीरियस बातें होती थी, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती थी, लेकिन उसमें भी एक खास ह्यूमर होता था। उस ह्यूमर का अंदाज, यानी बहुत गंभीर बातों को भी अपने आप को इतना गंभीरता से ना लेना, अपना भी मजाक उड़ा पाना, कभी कभी अपने लोगों पे भी प्रकाश डालना व्यंग के माध्यम से, ये बड़े दिल वाला व्यक्ति कर सकता है, छोटी मानसिकता वाला व्यक्ति ना कर सकता, ना बर्दाश्त कर सकता। तो इसलिए केसी त्यागी जी तो करते ही हैं, उन्हें बर्दाश्त करने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए। तो मैं कहूंगा हर संगठन को, हर मंच को, हर दल को एक केसी त्यागी तो चाहिए, जो बोल लें, जो लिख लें, जो एक रास्ता और दिखा दें, एक विकल्प दिखा दें। और हो सकता है कि लेकिन देश में एक ही केसी त्यागी बहुत है, ये समय बताएगा। चौधरी साहब पे मुझसे बेहतर ये जानते हैं, मैं तो बहुत छोटा था जब मैंने चौधरी साहब करीब से देखे, मैं उनको अपने तरीके से इंटरप्रेट करता हूं, उनके कहे गए चीजों को, उनके लगाए गए पौधों को मैंने नहारा है, उनके शरण में मैं गया हूं, उनका आशीर्वाद मुझे अभी भी मिलता है। अभी भी मेरे दल का सबसे कट्टर समर्थक वो है जो कहीं ना कहीं एक दिन चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने सुन लिया, उनके साथ चल दिए, बस जीवन भर की उनकी यात्रा तय हो गई। तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन चौधरी साहब का कि उनके जाने के इतने सालों बाद भी उनका कॉल, उनका नाम, उनकी प्रासंगिकता, वो यादें सिर्फ मेरे लिए नहीं, सभी को जो है अपने उसमें रखती हैं, तो प्रभाव में ये बड़ी बात है। ये जनरेशनल वेल्थ है, वंस इन अ जनरेशन, वंस इन मेनी लाइफ टाइम इस तरह का लीडर मिलता है। केसी त्यागी जी ने उनको इतने करीब से देख लिया, और ये उनकी ईमानदारी है कि उनकी कलम आज भी चलती है तो चौधरी साहब को वो याद करते हैं, ये मेरे लिए बहुत है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नापने की जरूरत नहीं, ना आगे ना पीछे। अब चौधरी साहब पे आप कहें, खेती पे रंजीत जी ने तो मायूस कर दिया सबको। प्रॉब्लम यही है, जब खेती किसानी की बात करोगे, गांवों के विकास की बात करोगे, तो थोड़ी कड़वी बातें होंगी ही। ऐसा नहीं सब यहाँ जो बैठे हैं, अर्बन दिल्ली देश की राजधानी में कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन ये भी गांवों के उससे प्रभाव के ही लोग ज्यादातर हैं। ऐसी कोई बात मैं नहीं कह सकता जो आपको खुद नहीं पता। देश का क्या आज दिशा है और क्या दशा है, वो आपके आंखों देखी है, कैसे कैसे चेंज हो रहा है। चौधरी चरण सिंह जी दूसरे रास्ते पे देश को ले जाना चाहते थे, सही रूप में हम उस रास्ते पे चल ही नहीं पाए। आज उन चीजों को कहां, किस हद तक आज अपने राष्ट्र के मिशन में, कार्यक्रमों में, योजनाओं में, सोच विचार में हम लांद सकते हैं, लागू कर सकते हैं, अब इतनी सी बात रह गई है। उसमें केसी त्यागी जी चौधरी साहब का लिख रहे हैं विचारों के बारे में। मैं चाहता हूं और भी इस तरह का विचार आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस मंच से खुशी से कहना चाहता हूं कि किसान ट्रस्ट इस साल 12 फरवरी से एक एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह फेलोशिप। 2 यंग, कोई पीएचडी स्कॉलर है और कोई रिसर्च करना चाहते हैं, 2 ऐसे यंग रिसोर्सेज को
थोड़ा हम रिसोर्स देंगे, फंडिंग देंगे, ताकि वो और बेहतर चौधरी साहब के उन विचारों को आज के इस परिवेश में चीज़ों को बाहर निकाल पाएँ, लिख पाएँ। तो ये एक छोटी सी कोशिश किसान ट्रस्ट कर रही है, और ये जो लार्जर कम्युनिटी इंटेलेक्चुअल्स की है, मीडिया की बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं जिन्होंने मुझे लगता है कि त्यागी जी की इस जीवन यात्रा में भी व्यंग में शामिल रहते हैं, हंस रहे हैं तो आपका भी बड़ा योगदान है। संरक्षण दो त्यागी जी को, और चौधरी साहब को भी बढ़ाओ। और चौधरी चरण सिंह जी की एक बात जरूर है, he was very rigid when it came to his ideology, but he was also very accommodative and flexible, because he had one aim. His aim was to revolutionize Indian society's role in Indian politics, rural India's role and influence on Indian politics. और त्यागी जी ने भी इस पे लिखा है। क्या चौधरी चरण सिंह जी आंदोलन के पक्ष में थे? नहीं। वो तो ये भी उनका भाषण है चौधरी साहब का कि किसानों को अब संगठन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जमात, हमारा समाज बहुमत में है, और एक समाज है जो बहुमत में है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो अब उनको तो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप की तरह, वंचित लोगों की तरह अब संगठन की भी जरूरत नहीं। चौधरी साहब का ये भी भाषण हो चुका। चौधरी साहब आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, वो चाहते थे कि राजनीतिक व्यवस्था से ज्यादा आप लोग जुड़ो, और आपके जो चुनिंदा लोग होंगे, जो आपके चुने हुए लोग होंगे, जो आपके संस्कारों के लोग होंगे, वो काम करेंगे। लेकिन ही हैड टू चेंज दैट। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ थे चौधरी साहब, लेकिन रमाशंकर जी को आपने सुना, त्यागी जी को आपने सुना है, वो ऐसे स्टूडेंट लीडर्स को उन्होंने पिक भी किया, ग्रूम भी किया, तैयार भी किया और इन्वॉल्व भी किया, और अपने घर के कैबिनेट में शामिल भी किया। So a man who railed against student politics wanted younger people to engage with politics. तो ये चौधरी साहब की डायकोटमी भी है। उनकी डांट बड़ी फेमस है या इनफेमस है। मैं चौधरी साहब जैसा काम तो बिल्कुल शायद कर ही ना पाऊं, और उनका जैसा गुस्सा भी मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। क्या करूं, बस थोड़ा बहुत चेहरा कहते हैं लोग मिलता है, और जब मैं बोलता हूं थोड़ा हायर पिच में बोलता हूं, जैसे मैंने अब चौधरी साहब की थोड़ी सी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी है, वो भी बिल्कुल हायर पिच में बोलना शुरू करते थे। चौधरी साहब का गुस्सा बड़ा फेमस था। जब किसी से नाराज थे तो जैसे बैठे हैं नीचे, तो नीचे बैठक होती थी उस टाइम, अपने मेज पे लिख रहे हैं कुछ, अगर उनकी आंख उठ के इस तरफ आपकी तरफ लग गई है तो सामने वाले को पता लग जाता था मैंने कोई बड़ी गलती कर रखी है। बट वही चौधरी साहब जो गुस्सैल थे, लेकिन कितनी देर वो गुस्सैल होते थे। चौधरी अजीत सिंह जी को मैंने देखा, कितनी देर उनका गुस्सा था, क्षणिक गुस्सा। अगर आप वो बेर कर पाओ, और जो लोग उनके साथ इतना प्यार करते थे वो बेर करते थे, वो भी आशीर्वाद मानते थे। तो अगर चौधरी साहब का गुस्सा भी आशीर्वाद जो लोग मानते थे, वो ये जानते हैं कि चौधरी साहब जैसा प्यार करने वाला भी शायद इस देश में राजनीतिक व्यवस्था में तो कोई नेता नहीं मिला। तो ये उनकी डुअलिटी थी कि द लविंग चौधरी चरण सिंह, द स्ट्रिक्ट चौधरी चरण सिंह was also a family man, the one who did not have any faith in ad hocism. He was in favor of rule-based society. He also helped organize the most unruly lot of people, particularly coming from state of Uttar Pradesh. तो this is the great contribution of चौधरी साहब। ये हमें भी सिखाता है कि हम कभी कभी सामने वाले को अपने चश्मे से देखते हैं, बहुत हार्शली जज करते हैं। One statement does not define the person. One moment cannot define a person. One book cannot capture the spirit. With those words, I commend त्यागी जी। बस इसमें इन्होंने टाइटल में लिखा है, क्योंकि ये भी इनकी राइटिंग अगर आप पढ़ोगे, ये विचार रखते हैं, आपको डेटा बताते हैं, थोड़ा सा डेटा, क्योंकि चौधरी साहब ने इनको सिखाया था कि बिना डेटा के आधार पर लोग समझेंगे नहीं कि क्या आप कहना चाह रहे हो, उससे जुड़ेंगे नहीं। तो हर आर्टिकल में डेटा भी है, यानी इन्होंने खुद रिसर्च भी किया है, प्राइमरी सोर्स तक गए हैं, अध्ययन किया है, तब ये लिख पाए हैं। अब लेकिन कंक्लूजन नहीं होता। कंक्लूजन में फिर वो दिल्ली के गोल चक्कर में घुमा देते हैं बात त्यागी जी की,
कई इसमें आर्टिकल किसान आंदोलन के टाइम के लिखे हुए हैं, जब मैं तो किसानों के बीच सड़क पे था। त्यागी जी का आर्टिकल आता था तो हम लोग हिम्मत लेते थे कि शायद हो सकता है, क्योंकि ये दूसरी तरफ थे। अब चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, थे तो। लेकिन उनका आर्टिकल हमारे पक्ष का सा लगता था, जो किसान पढ़ के हाँ भाई तो आंदोलन के पक्ष में। तो ये उनकी एक कला कि वो रीडर को इन्वॉल्व करना चाहते थे, वो खुद सोचे क्या सोल्यूशन है। सारे सोल्यूशन त्यागी जी के पास नहीं है, सारे सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, सारे सोल्यूशन सरकार के पास नहीं है, सारे सोल्यूशन अकेले सिर्फ किसान पे भी नहीं है, लेकिन इसी से रास्ता निकलेगा। तो इसके टाइटल से थोड़ा बहुत आप सोच सकते हो, खेती का संकट टाइटल नहीं है, संकट की खेती। यानी हर संकट में लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, मानवीय विचारों के साथ, संवाद के साथ, अध्ययन विचार के साथ, विचार विमर्श के साथ, जनता के भागीदारी के साथ उस संकट की भी खेती हो सकती है और कोई रास्ता निकल सकता है। इस किताब के टाइटल से तो मैं ये चीज लेके जाता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इंडिया गेट की रैली चौधरी रंजीत सिंह जी ने शुरू की। उसके बाद पिछले 50 साल का पूरा फिल्म मेरे दिमाग में चल रही थी, कब कब किस किस मौके पर चौधरी साहब क्या करते थे, कहते थे। हम लोग समय से कुछ एक्सीड कर रहे हैं, तो एक आखिरी बात करते हुए मैं त्यागी जी को बुलाना चाहता हूं कि वो आभार भी दें, और आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं कि ये जो एआई का ज़माना आ रहा है और ये जो विकास की अवधारणा हमें समझाई जा रही है और जिसको हम स्वीकार करने जा रहे हैं या करते जा रहे हैं, उसके 4 दुष्परिणामों की ओर हमें विचार करना चाहिए। खेती पर, किसानों पर, गांव पर, भाषा पर और आदिवासियों पर। इसका जो भयानक दुष्परिणाम होगा उसके बारे में पूरे समाज को चैतन्य होना होगा कि इन 5 बातों पर क्या क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस दिन और वोट क्लब की रैली हुई, ओम प्रकाश रंजीत भाई को पता होगा, तो उस जमाने के अनुसार किसानों ने अपनी औकात के अनुसार काफी पैसा चौधरी साहब को दिया। उससे उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट में आप देखिए, उनकी नजर देखिए चौधरी साहब की। ट्रस्ट में बड़े बड़े 4 बड़े नेता रखे, मधुलिमय, राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर। और क्या आप समझ सकते हैं कि उन्होंने 23 साल के एक युवक को उसमें रखा उन 5 ट्रस्टियों में। वही मैं जिक्र आज आपसे कर रहा था कि असंभव चीजें जो होती हैं उसको भी बड़े महान नेता लोग कैसे साधारण तरीके से कर देते हैं। मेरा राजनीति से 25 साल से कोई वास्ता नहीं है, मैं अराजनीतिक व्यक्ति हूं, इसलिए नहीं समझ सकता कि इस बात का क्या असर पड़ेगा और किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं ये दुस्साहस करना चाहता हूं, जयंत जी से कहना चाहता हूं, त्यागी जी से और रंजीत सिंह जी से, कि चौधरी साहब के समय के जितने लोग राजनीति में अलग थलग पड़े हैं, निष्क्रिय हो गए हैं, कहीं है नहीं, उन सब की ऊर्जा को आज भी चैनलाइज करके एक बड़ी शक्ति बनाई जा सकती है और वो पूरी ताकत पूरे भारत में खड़ी हो सकती है। इस बीड़े को आप उठाइए। ये असली काम है कि हम कैसे अपने युवकों को, गांव के लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज करके एक दिशा में बढ़ सकते हैं। त्यागी जी, आप आए। समय की सीमा रेखा है। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव का स्वागत करते हुए, सत्कार करते हुए, खाली 1-2 चीज कहना चाहता हूं। इस किताब में चौधरी देवीलाल जी का भी लेख है। आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी के बाद किसानों को संगठित करने का जो सबसे सफल प्रयास है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का है, उनका भी इसमें लेख है। सरदार पटेल
फ्रीडम मूवमेंट में अकेले नेता हैं गांधी जी के बाद जो उन सवालों को प्रखरता के साथ उठाते हैं, जिसका असर था कि पहली पंचवर्षीय योजना में 35% कृषि पे खर्च था, 15% इंडस्ट्री पे था। 1950 में उनकी मृत्यु हो जाती है सरदार पटेल की, और वो सवाल सब दब जाते हैं। उसके बाद चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में और चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चलता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी इसमें शामिल है और भी सब चीज़ें शामिल है। मैं कोई बहुत लंबी तकरीर नहीं करना चाहता। मेरे बारे में जो चौधरी रंजीत सिंह जी ने और जयंत जी ने कहा है, मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत चौधरी चरण सिंह से हुई, लेकिन अगर देवीलाल जी ना होते तो मैं लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता। किन परिस्थितियों में उन्होंने वीटो पावर लगा करके, जो देश के उस समय के गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उनका टिकट तय हो गया है। तब चौधरी देवीलाल जी खूंटा गाड़ करके कहते हैं कि नहीं, ये टिकट केसी त्यागी का होगा। मैं देवीलाल जी का स्मरण इस मौके पर इसलिए करना चाहता हूँ। और चौधरी साहब की एक बात के साथ बात समाप्त करता हूँ। एक तो नेताओं के किस किस के नारे लग रहे हैं, जिसकी मोहल्ले में भी इज्जत नहीं है, उसकी भी जिंदाबाद हो रही है। एक बार हम चौधरी साहब का नारा लगा रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, देश का नेता कैसा हो, महात्मा गांधी जैसा, चौ साहब कहते थे। इसलिए मैं भी कहना चाहता हूं कि, और एक चीज उन्होंने एक बार कही कि मैं चाहता हूं कि मेरे सारे पद, सारी प्रतिष्ठाएं खत्म हो जाएं, देश चाहे दोबारा भी गुलाम हो जाए, महात्मा गांधी जैसा नेतृत्व दोबारा मिल जाए। ये चौधरी साहब ने कहा। मैं भी इस मंच से कहना चाहता हूं, कार, कोठी, बंगला, गाड़ी, घोड़े सब हमारे चले जाएं और चरण सिंह जैसा नेतृत्व हमें दोबारा मिल जाए। इससे बड़ी बात हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकती। जैन जी आप पधारे, भाई रंजीत सिंह जी, इनका भी मेरा बहुत ही करीब का रिश्ता नाता रहा। इनके परिवार तक भी एक पिछली बार तो मैं बीमारी हो गया, ओम प्रकाश चौटाला जी का मना रहे थे मृत्यु दिवस, अब 6.5 घंटे जाने का ही तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं, और 6 घंटे आने का, तो शाम आते आते मैं बीमार हो गया। लेकिन इनका स्नेह भाव मेरे साथ रहता है। और मैं अगर कहूँ तो आज अतिशोक्ति ना हो, अगर 1989 में मुलायम सिंह यादव जी को और लालू यादव जी को अगर रंजीत सिंह जी उसकी व्यवस्था ना करते तो दोनों साथ चुनाव ना लड़ पाते। इन्होंने जिस तरह से मदद की, आर्थिक रूप से भी, समृद्ध रूप से, उस परंपरा को, ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे भाई रमाशंकर, आपकी जयंत जी बड़ी जिम्मेदारी है। आप उस परंपरा के सबसे बड़े वाहक हो। अब तो छोटी छोटी चीजों पर लोग इतरा रहे हैं। सबसे बड़ी पार्लियामेंट में पार्टी थी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, इवन गुजरात, चिमन भाई पटेल, इन सब के नेता थे चौधरी चरण सिंह। उनके साथ थे बीजू पटनायक से लेकर प्रकाश सिंह बादल तक। तो मैं चाहता हूं कि आप में चौधरी साहब की शक्ल है, आप में चौधरी साहब की विरासत है। रंजीत सिंह जी में चौधरी देवीलाल जी के सारी आक्रामकता को छोड़ करके सज्जनता है आप में। देवीलाल थोड़े लड़ते भिड़ते भी थे। हम तो एक बार उन्होंने ऐसा कर दिया कि हम सब 3-3 महीने जेल में रह के आए। जो गवर्नर थे वहाँ के, उनको उन्होंने ओथ के लिए बुला लिया देवीलाल जी को। अब लोग बड़ी गाली और बड़ी आलोचना करते हैं। हरियाणा भवन में चौधरी भजनलाल की ओथ हुई है। हरियाणा भवन में चौधरी देवीलाल जी को बुला लिया कि कल 4 बजे ओथ होगी। डॉक्टर स्वरूप सिंह, शरद यादव, रवि राय जी, चौधरी देवीलाल जी, हम सब लोग जब गए मिलने के लिए, कह रहे वहाँ तो ओथ हो गई। तब देवीलाल जी ने अपना गांव वाला और जाटपन दोनों दिखाए। खैर, वो इतिहास है। आज एक अच्छा मौका है, जो चौधरी साहब का जो बिछड़ा हुआ परिवार है, भिन्न भिन्न तरीकों से, भिन्न भिन्न दलों, यहाँ बीजेपी के भी ऐसे लोग हैं जो चौधरी साहब के साथ रहे, यहाँ समाजवादी पार्टी के भी कई साथी हैं जो चौधरी साहब के साथ रहे, और यहाँ कई मेरे पत्रकार मित्र भी हैं जो सारे जोखिम उठा करके उन सवालों को प्रमुखता देते हैं जो चौधरी साहब के नेतृत्व में रहे हैं। मैं इसी के साथ आपका बहुत धन्यवाद करते हुए, और ऐसे अवसर और भी मिलें जहाँ चौधरी साहब का बिछड़ा हुआ कुनबा इकट्ठा हो, इसकी शुभकामना करते हुए अपनी बात को धन्यवाद देता हूँ। और जो साथी यहाँ पर आए हैं उनको बहुत बहुत
मैं मोहब्बत के साथ और आदर के साथ सम्मान करता हूँ। बहुत धन्यवाद। किताब वाला बोल